नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले नामांकन के दौरान हो रहे बवाल की और उस पर उठ रहे सवाल की। बात टीएमसी और भाजपा द्वारा लगाए जा रहे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की। दरअसल पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा 8 जून को चुनाव की घोषणा की गई और उसके अगले ही दिन से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, जिसके बाद से नामांकन को लेकर विभिन्न जिलों से भारी हिंसा की खबरें सामने आई। हालांकि आज नामांकन पत्र जमा करने का अंतिम दिन रहा, लेकिन इससे पहले नामांकन दाखिल करने को लेकर विभिन्न जगहों पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस एवं विपक्षी दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते दिखाई दिए और यह सिलसिला नामांकन दाखिल करने से लेकर नामांकन के आखिरी दिन तक जारी रहा। इस दौरान कई विपक्षी नेताओं ने अपने ऊपर हिंसक हमला होने का दावा भी किया है। यहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा का इतिहास रहा है। 2013 और 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान भी हिंसक बवाल की कई घटनाएं सामने आईं। 2013 में जहां पंचायत चुनाव में हिंसा के चलते 39 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 2018 में 21 लोग मारे गए थे। इन चुनाव के दौरान बात यदि नतीजों की करें तो पिछले पंचायत चुनाव में 34% सीटों पर टीएमसी निर्विरोध जीती थी। साथ ही 90% सीटों पर टीएमसी समर्थित उम्मीदवारों ने ही जीत दर्ज की थी और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि उनके उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव के लिए नामांकन नहीं करने दिया गया और उनके ऊपर हमले किए गए। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या वाकई बंगाल में पंचायत चुनाव हाईजैक कर लिया गया है और यदि नहीं तो आरोपों के मायने क्या है। इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा, पंचायत चुनाव में बवाल और सवाल। तो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन रहा। राज्य के अलग अलग जिलों से हिंसा की खबरें आईं, कहीं मारपीट तो कहीं बमबारी तो कहीं गोलीबारी होती रही। आज उत्तरी दीनाजपुर में सीपीआईएम कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पहले पंचायत चुनाव के नामांकन के पहले ही दिन मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रशासन ने कई इलाकों में धारा 144 लगा दी है, तो वहीं इंटरनेट बैन कर दिया गया है। राज्य के विपक्षी दलों के उम्मीदवारों का आरोप है कि उनके साथ नामांकन भरने के दौरान मारपीट की गई, उनका वीडियो एसडीओ ऑफिस तक नहीं पहुंचने दिया गया और टीएमसी नेताओं द्वारा पूरी तरह से कोशिश की गई कि कैसे भी हो विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से रोका जाए। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने हाई कोर्ट से मांग की थी कि पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। हालांकि हाई कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। अब पश्चिम बंगाल के बवाल पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि राज्य में लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुशांत मजूमदार और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि केंद्रीय बलों को ममता सरकार काम नहीं करने दे रही। ऐसा रहा तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। भाजपा महासचिव अग्निमित्रा पाल ने पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राज्य के हालात रूस यूक्रेन युद्ध जैसे कर दिए गए। अगर यहाँ जल्द से जल्द केंद्रीय बल तैनात नहीं किया गया तो राज्य में खून की होली खेली जाएगी। उधर विरोधी दलों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पलटवार करते हुए फूल और पानी की बोतल देकर अलग ही संदेश देने की कोशिश की गई। टीएमसी नेताओं ने कहा कि हम शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव चाहते हैं। ये बीजेपी नेताओं की ही साजिश है जो अशांति फैला रहे हैं। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में राज्य सरकार को पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। खासकर 7 जिलों में केंद्रीय बलों की मौजूदगी में पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल में जब पंचायत चुनाव की शुरुआत ऐसी है तो आगे क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तो मतदान और मतगणना बाकी है। हिंसा और आरोप प्रत्यारोप की सियासत के इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, पंचायत चुनाव बवाल और सवाल में।
तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं, इस मुद्दे पर, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता कमल माखीजानी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता वैभव शुक्ला जी हैं दिल्ली से हमारे साथ, टीएमसी नेता फरीद खान जी कलकत्ता से हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। फरीद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, नमस्कार जी, आ रही है जी। फरीद जी, टीएमसी आरोप लगाती है, अन्य विपक्षी दल आरोप लगाते रहते हैं कि बीजेपी सरकार में, केंद्र की मोदी सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब आपकी सरकार बंगाल में है और राज्य चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है। राज्य चुनाव आयोग एक तरह से राज्य सरकार के अधीनस्थ होता है। इन स्थितियों में जो हम सामने देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, उसमें आपको नहीं लगता है कि ममता बनर्जी सरकार भी वहां लोकतंत्र की हत्या कर रही है, क्योंकि नामांकन ही दाखिल नहीं करने दिए जा रहे हैं दूसरे दलों को, प्रत्याशियों को? जी 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 जी। देखिए, बात तो आप जो कह रहे हैं वो बात टोटली, जो हम लोग केंद्र सरकार के लिए बोलते हैं और इसमें जो बोलते हैं, टोटली अलग है। जी। रीजन ये है कि ये जो भाजपा जो पार्टी है, ये अपने कुछ न्यूज चैनलों को अपनी पकड़ में रख के दो एक इलाके में छिटपुट घटनाएं हुई हैं, तो हम मानते हैं, उन्हीं चीज को उजागर कर करके बार बार दिखाता है। अब ये देखना होगा कि वो घटनाएं की कितने, क्योंकि इनका शुरू से ये माहौल बन गया है कि किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार को पूरे देश में ये दिखाया जाए कि बंगाल खतरे में है, बंगाल जल रहा है। ये आपने आज नहीं, ये आपने 2021 के समय में भी देखा, आपने 2019 के समय में भी देखा। तो ये इनका एक रवैया बन गया कि किस तरह से दिखाते हैं कि हम हर जगह सही हैं। जिस तरह से आपने देखा कि मणिपुर को पूरा जला दिया गया, कितने चर्च जला दिए गए, घर में जला दिए गए, महिलाओं को जला दिया गया एम्बुलेंस में डालकर, वो न्यूज नहीं आती है। मगर बंगाल के अगर किसी एक कोने में कुछ घटनाएं हुई है, जो हम भी मान रहे हैं, मणिपुर की भी न्यूज आ रही है साहब, दिख रहे हैं चैनलों में, दिख रहा है, विजुअल दिख रहे हैं। मुझे कहने दिए जी। तो ये चीजों को ये दिखाते हैं। अब रही बात कि ये जो बोलते हैं कि नामांकन नहीं दिया गया, आज आखिरी दिन था जी। मैं कल तक का आपको आंकड़ा दे सकता हूं कि सबसे ज्यादा अगर नॉमिनेशन हुआ है तो बीजेपी का हुआ है, दूसरे नंबर पर हुआ है तो सीपीएम का हुआ है और कांग्रेस वालों का हुआ है। हमारा तो लास्ट ये 2 डेज, उससे पहले तो हमारा नंबर नामांकन इनसे बहुत कम अंकों में हुआ है। जी। कहां पर इनको रोक रहे हैं? जी। दरअसल ये जानबूझकर एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों को डरा के धमका के कि हमारे लोग ही वहां पर नहीं है, यानी हम ही बैक स्टेप पर रहे हैं। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं कि लास्ट 2 दिन में क्या हुआ। जी। जिला परिषद में लास्ट कल तक का मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर बीजेपी ने 759 नामांकन जमा दिए, हमारे 418 जमा हुए हैं और सीपीएम के 727 जमा हुए हैं। आप खुद देखिए, पंचायत समिति में बीजेपी ने 6758 दिए हैं और हमारे 6058 जमा हुए हैं। तो कहां पर इनको हम रोक रहे हैं? दरअसल ये एक माहौल बना के रखे हुए हैं कि बंगाल जल रहा है, लोगों को ध्यान अलग भटका के ममता बनर्जी के नाम को बदनाम करके अपना काम करें। दरअसल इनके पास लोग नहीं है, इनके पास वर्कर नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने दिल्ली के विधायकों को दिखाना चाहते हैं, हम तो भरना चाहते हैं नामांकन, मगर ये लोग हमको भरने नहीं दे रहे हैं ताकि वहां पे इनके नंबर पूरे बने। फरीद साहब, जो आपने ये आंकड़े बताए हैं, चुनाव आयोग, ये चुनाव तो उस पे हो नहीं रहे हैं, चिन्ह पे। नहीं, मैंने आपको आधे आंकड़े रखे हैं, मैं आप बोलिए तो पूरा आपको रख सकता हूँ। ये ग्राम पंचायत के और जिला परिषद और पंचायत समिति के आंकड़े। नहीं, ये आंकड़े जो आपने दिए हैं, ये जो चुनाव चिन्ह होता है पार्टियों का, उस पे तो चुनाव हो नहीं रहे हैं। तो ये आंकड़े आपने ऐसे लोगों के दिए हैं जिनको आपने कहा कि बीजेपी का है, वो आपका ही हो सकता है डमी कैंडिडेट। नहीं 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 वैसे जी, मैं हमारे यहाँ बंगाल में जैसे अपने अपने सिंबल पे ही लड़ते हैं। सिंबल पे चुनाव हो रहे? जी, हमारे बंगाल में अपने अपने सिंबल पे ही होते हैं। बीजेपी का अपना सिंबल होगा, तृणमूल का अपना होगा, कांग्रेस का अपना होगा, हमारे यहाँ सिंबल पर ही होते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है। कुल मिला के आपने कहा कि ये हिंसा खुद बने, ये जानबूझ के गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इनको। जी बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा और देना चाहता हूँ जी। एक जगह है भांगड़ में कल भी कुछ वारदात हुई, आज भी हुई। वहां पर 2021 के इलेक्शन में हमारी सीट हारी और आईएसएफ को, जिसको कांग्रेस ने बैक किया था, बीजेपी ने बैक किया था पीछे से पैसा दे जी, वो वहां पर जीते हैं जी। वो एक जैसे पीरी मुरीदी वाले लोग हैं जी, दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान लोग हैं, जी। उनको इन्होंने समर्थन देके जिताया।
आज ये झमेले कहाँ हो रहे हैं, वारदात कहाँ पर है? उसी आईएसएफ के मैदान में, भांगड़ में, जहाँ का एमएलए आईएसएफ का प्रत्याशी है नौशाद सिद्दीकी जी। जी। तो आप बताइए कि वहां पर उनका एमएलए है, लोग हमारे मार खा रहे हैं। हमारे जो वहां के पूर्व एमएलए थे उनकी गाड़ी को जला दिया गया, उनके घर को फूंक दिया गया, उनके तमाम लोगों को आहत कर दिया गया, और ये चिल्ला रहे हैं कि हम जुल्म कर रहे हैं, हम जुल्म कर रहे हैं। जो जिन लोगों की हत्या हो गई वो किस पार्टी से है? वो आप ही की पार्टी से है क्या? जिन लोग मर गए हैं, जो लोग, कौन सा जी? 2 लोगों की हत्या हो चुकी है गोली मार करके, वो किस पार्टी से हैं? एक हमारी पार्टी से हैं, नदिया के चोपड़ा में है, और एक आईएसएफ के कोई कर्मी थे। नहीं, जो हमारे पास खबर है वो एक सीपीआईएम के हैं और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनकी हत्या हुई है। नहीं, वो मेरे नॉलेज में नहीं है, मगर मैंने आज देखा है जो आज एक हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है पुलिस की उससे, और एक आईएसएफ। चलिए फरीद साहब, आता हूं मैं एक बार। वैभव शुक्ला जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। वैभव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी वैभव जी, यहाँ 2 सवाल उठते हैं। देखिए, एक तो 2024 ज्यादा दिन है नहीं, चुनावी साल चालू हो गया है। उम्मीद की जा रही थी जिस तरह से नीतीश बाबू, सुशासन बाबू प्रयास कर रहे हैं, शायद ममता जी ने भी कहा है, पहुंच भी रही है 23 जून को जो चल रहा है, कि एकता दिखाई जाए और बीजेपी को हराया जाए। पंचायत चुनाव में जिस तरह से हो रहा है, एक कांग्रेस कार्यकर्ता की, मेरे पास पक्की खबर है, कांग्रेस कार्यकर्ता नेता की ही गोली मार करके हत्या हो गई। अब ये तो आप भी समझ रहे होंगे कि वहां किसकी सरकार है, किसकी लाठी चल रही होगी। इन सब के बीच में एक तो विपक्षी एकता को झटका लग रहा है। कहीं देखिए, नीचे से अगर मन में कुछ खटास आती है तो ऊपर तक जाएगी। अब इन स्थितियों में अगर आपके कार्यकर्ता या आपके नेता भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं तो ये तो निश्चित तौर पे आगे तक बात जाएगी ही। दूसरा, आपके कार्यकर्ता की भी हत्या हुई है। इस मुद्दे पे आप किसको दोषी मान रहे हैं? केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, या ममता बनर्जी सरकार को? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जी कि बंगाल में स्टेट में चुनाव कराना जैसे युद्ध कराना जैसा हो गया। चाहे वो असेंबली का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो कोई भी और भी चुनाव हो जी, तो चुनाव एक ऐसा हो गया कि जैसे हम कोई युद्ध लड़ रहे हो पाकिस्तान के साथ। जी। और बंगाल के अंदर ये पहली बार तो हुआ नहीं है। आपके पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई जी। तो कांग्रेस कार्यकर्ता की हो या सीपीआईएम के नेताओं की हो या उनके वर्कर्स की हो, हत्या कराना, और हत्या कराने के साथ साथ जो रूलिंग पार्टी है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है कि मतलब किसी प्रकार सत्ता ना जाए, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो। मतलब इतना हो चुका है कि नॉमिनेशन फाइल करना भी एक अपराध है। जी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2018 का एक डेटा उठाता हूँ। 2018 में जब पंचायत के चुनाव हुए थे त्रिपाठी जी, तो उसमें क्या हुआ था कि 20 कैंडिडेट ऐसे थे अपोजिशन के जिनकी गोली मारकर या किसी भी प्रकार से हत्या करी गई। वो सिर्फ अपोजिशन पार्टी के थे, टीएमसी के नहीं थे। 21 लोग थे, 21 लोगों की गोली मार के हत्या हुई थी या अन्य तरह से हत्या हुई थी। हाँ, उसके बाद 34 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी, 34 सीट्स ऐसी थी जिनपे अनअपोज्ड टीएमसी का बंदा जीत गया क्योंकि किसी ने नॉमिनेशन फाइल भी नहीं किया जी। तो 30% मेरे हिसाब से इतना है कि 1/3 से भी ज्यादा है जी। तो आप 30% सीटें तो ऐसे ही जीत जाते हो कि किसी को आप नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दोगे। तो क्या हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जिसमें चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, हर पार्टी को है। और जो काम भाजपा ने यूपी में किया था जिला पंचायत चुनाव में कि लोगों को जो है नॉमिनेशन भी फाइल नहीं करने दे रहे थे, वही काम सेम टीएमसी बंगाल में भी कर रही है। अरे आप अगर इतने फेयर हो तो आप क्यों किसी की गोली मारकर हत्या कर रहे हो? और आप ये बंगाल के अंदर इतना बवाल हो चुका है कि अब वास्तव में जो बंगाल एक जमाने में एक इंटेलेक्ट लोगों के लिए जाना जाता था वो आज सिर्फ दंगा फसाद बन के रह गया। और स्पेशली टीएमसी की पिछली 12-13 साल की गवर्नमेंट में, उससे पहले लेफ्ट 34 ईयर तक रहा, इतना कभी दंगा, मैंने जितना पढ़ाई करी है, जितनी हिस्ट्री पढ़ी है, इतने दंगे फसाद कभी नहीं हुए 34 ईयर्स में जितने बंगाल में पिछले 12-13 साल में ममता सरकार में हुए हैं। तो इसका पूरा दोष ममता सरकार को जाता है कि किसी भी इंसान को आप नॉमिनेशन तक फाइल नहीं करने दे रहे हो, ऊपर से आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हो, तो ये तो गलत है। और दूसरी बात,
टीएमसी के मित्र कह रहे थे कि अभी कांग्रेस की गोली मारकर हत्या नहीं हुई नेता की, तो पहले आप खुद अगर बंगाल से हो तो आप जानते होंगे कि सिर्फ अपोजिशन पार्टी के लोगों पे पत्थर फेंकना, गाड़ियों पे हमले करना, ये कोई पहली वारदात नहीं है। मैं हर तीसरे दिन बंगाल की न्यूज जरूर पढ़ता हूँ जी। आप केरला उठा के देख लीजिए, केरला में लेफ्ट की गवर्नमेंट है, मैं किसी का फेवर नहीं करता, लेकिन लेफ्ट की गवर्नमेंट में इतने कहीं पे भी हमले नहीं हुए। 34 ईयर्स उन्होंने बंगाल पे शासन किया, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन जो टीएमसी की गवर्नमेंट ने 12 साल में किया है वो देखने लायक। मतलब मैं टोटली इसमें ममता सरकार को दोषी मान रहा हूँ कि बताइए एक छोटा सा चुनाव ग्राम पंचायत और उसमें आप उसमें भी अगर सीआईएसएफ जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगानी पड़ रही हैं, तो हमें खुद को सोचना पड़ेगा कि हमारा स्टैंडर्ड आज क्या हो गया। अरे असेंबली चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, सीआईएसएफ की डिप्लॉयमेंट समझ में आता है। ये छोटे छोटे चुनाव के लिए तो अगर हमारी जो पुलिस है वही काफी होनी चाहिए थी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी सरकार, जो सरकार लोकतंत्र पे भरोसा करती है, दूसरी तरफ लोकतंत्र को ही कुचल रही है। तो उसके बाद भी सबसे बड़े चुनाव में आप इनके साथ हाथ मिला रहे हैं, गलवाहें डालेंगे। हम देखिए ऐसा है कि हमारी तरफ से अभी कोई भी ऐसा वो नहीं है, वो आने वाला टाइम होगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन ऐसा अभी तक कोई प्रपोजल नहीं है कि हम टीएमसी के साथ जा रहे हैं या हम लेफ्ट के साथ जा रहे हैं। टीएमसी के साथ नहीं, टीएमसी भी आपके साथ, मतलब सारे विपक्षी दल एक साथ हो रहे हैं पटना में। टीएमसी पार्टी तो अभी कांग्रेस के एक विधायक जीते थे जो थे, और उनको भी इन्होंने तोड़ करके अपने साइड कर लिया जी जो है। तो फिर टीएमसी वाले जब तोड़ फोड़ पहले ही मचा रहे हैं जी, तो फिर इनके साथ जाने का भी तो प्रश्न नहीं बनता है। मतलब ये तय मानो 2024 में जैसा कि बीजेपी कह रही है कि इनका सब सुगूफा चल रहा है, कभी एक नहीं हो पाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो ये मैं मान सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल जो कह रही बीजेपी वो सही है। आज की देखिए, आप आगे से हाथ मिलाओ पीछे से खंजर भोज को, ये भी तो ठीक नहीं है ना। बिल्कुल दोनों साइड से होती है। और दूसरी बात ये है कि आप इन्होंने मेघालय में जिस तरीके से तोड़ना शुरू करा, गोवा में तोड़ना शुरू करा, हर तरफ तोड़ना शुरू करा, लेकिन टीएमसी कहीं कामयाब नहीं हो पाई। त्रिपुरा में भी इन्होंने बहुत कोशिश करी बट कहीं कामयाबी नहीं मिली। बंगाल में आपकी गवर्नमेंट है, बंगाल में भी आप लोगों को कितनी मुसीबत हो रही है इस टाइम, लोगों को आप नॉमिनेशन तक फाइल नहीं कर पा रहा है, उससे बुरी दुर्दशा और क्या होगी। जी चलिए, माखीजानी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, उत्तर तो आप ही को देना है। देखिए, फरीद जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे, जबरदस्ती कुछ मीडिया वालों को आप लोग अपनी तरफ मिला करके प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इस तरह के जानबूझ के आरोप लगा रहे हैं। एक ये तो सवाल का, ये तो उनका फरीद जी का आरोप है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इतना ही है, केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्रीय बल भेज दीजिए, आपके पास अधिकार है, आप वहां निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बल भेज दीजिए, जैसे इसके पहले सीबीआई या ईडी वगैरह को भेजते रहते हैं आप लोग, तो उधर वहां चुनाव के दौरान ये भी भेज दीजिए। ये इन बेचारों के पास कोई उत्तर है नहीं। मैं तो अभी आपके चैनल पे विजुअल्स देख रहा था जी, किस तरह की हिंसा चल रही है। देखिए, भारत का संविधान, उसमें लोकतंत्र का प्राण है जी, और लोकतंत्र की प्राणवायु होती है चुनाव जी। अभी तक हम सुनते थे चुनाव में हिंसा होती है जी, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि नॉमिनेशन पे हिंसा हो रही है। इसका अर्थ ये निकलता है कि ममता बनर्जी सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। उसके विश्वास ही कि जनता हमको मत देने वाली है। मतलब एक विधायक को तो, पुरुलिया के विधायक है बनेश्वर महतो, उनके क्षेत्र में पोस्टर लगाए गए हैं कि 7 दिन में अगर आपने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी तो हम आपकी हत्या कर देंगे। मतलब ऐसा आतंक, तो इस तरीके से सब माओवादियों के साथ मिलकर के, रोहिंग्या को वहां पर शरण देकर के इस लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। और जो दल इनके साथ में खड़े होने की बात कर रहे हैं, उनको अपनी रेपुटेशन देखना चाहिए कि जो दल लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, आप उसको साथ लेकर के लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, तो जनता आपके साथ में क्या करने वाली है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारा एक लोकतंत्र विरोधी गुट बन रहा है, जो गाहे भगाए कल भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करता है। लेकिन जहां तक केंद्रीय बल की बात है, तो कोर्ट ने भी कहा है कि केंद्रीय बल को वहां डिप्लॉय किया जाए, लेकिन केंद्रीय बल हम भेज रहे हैं, वो वहां उनको डिप्लॉय होने नहीं दे रहे हैं, वो राज्य सरकार के हाथ में है। हम तो चाह रहे हैं कि शांति, पूरा देश शांति का एक टापू बने, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं, ये अलगाववादी लोग हैं। मुझे तो लगता है कि ममता बनर्जी का जो आगे का प्लान है फ्यूचर का, वो पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करने का है। मैं तो यहाँ तक आरोप लगा रहा हूँ, जिस तरह की गुंडागर्दी उनके गुंडे कर रहे हैं, ये इस बात का द्योतक है
कि वो भारत में रहना नहीं, जिसको भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जो नॉमिनेशन लोगों को फाइल करने नहीं दे रहे हैं, वो आगे जाके क्या शासन करेंगे लोकतंत्र को सामने रख करके? ये मेरा आरोप है। लेकिन टीएमसी तो आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, हिमाचल में चुनाव हुए, कर्नाटक में चुनाव हुए, हमें अपनी सरकार हुई, अगर ऐसी बात होती तो हम वहां भी दादागिरी करते ना। वहां तो बड़े शांति से चुनाव संपन्न हुए जी। वैसे वो किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं जी? हम तो आपके चैनलों पे, मीडिया के चैनलों पे, हमारे जो लोग वहां पर हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसके अनुसार हम आपसे बात करें कि लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है। पोस्टर तो सभी जगह लगा होगा, तो देखा होगा ना लोगों ने, फोटो खींचे होंगे, सोशल मीडिया में चला होगा, तभी तो मीडिया लिख रहा है कि पुरुलिया के विधायक की हत्या के पोस्टर लगे, जबरदस्ती टीएमसी ज्वाइन करी है। लेकिन जो फरीद जी ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि कितने आपके समर्थित, कितने आपके उम्मीदवार जो फॉर्म भरा है उनके कम भरे हैं, बल्कि आपके उम्मीदवारों ने सब जगह फॉर्म भरा है, नामांकन दाखिल किया है। साहब झूठ बोलने के लिए 1.5 की जबान हिलाना पड़ती है। ये आंकड़े सामने आपके सामने लाए ना, बोलने से क्या होता है? आंकड़े धरातल में बात सामने बात करेंगे लोग। एक बार फरीद जी आंकड़े पढ़ के सुना दीजिए माखीजानी साहब को, जो आपने अभी सुनाए थे। फरीद जी मेरी आवाज आ रही? जी जी जी। आंकड़े, सिर्फ आंकड़े बता दीजिए माखीजानी साहब को कि कितने ग्राम पंचायत की कल सुबह तक की माखीजानी साहब सुन तो लीजिए, फिर हम आपके पास फिर आ जाएंगे, उनकी बात सुन लीजिए। जी खान साहब, ग्राम पंचायत की कल तक की जो रिपोर्ट थी, बीजेपी ने भरे हैं 37,565 और टीएमसी ने भरे हैं 9,328 और सीपीएम के ने भरे हैं 30,200। टीएमसी का फिर से बताइए। 37,565 37,565 बीजेपी और टीएमसी के 9,328। 9,000 केवल 9,000 केवल और सीपीएम के 30,249, यानी कि हम तीसरे नंबर पर वहां पर। तो मतलब आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं सब जगह? नहीं लड़ रहे थे, हमारे लोगों ने नहीं भरा था। मेरा नामांकन कल और आज के बीच में हुआ है, जो आंकड़े आज रात को पूरे आएंगे। चलिए ये मैंने आंकड़े लिख लिए हैं खान साहब, जब परिणाम आएंगे तो देखेंगे कि कौन जीतता है ज्यादा। निश्चित तौर पे हमें मालूम है कि टीएमसी के लोग ज्यादा जीतेंगे। निश्चित तौर पर हम पूरे, अरे इनके पास तो कैंडिडेट पूरे हैं ही नहीं तो फिर 37,000 भर कहाँ से दिए? तो लड़ ही नहीं पाएंगे, जीतेंगे तो हम ही आपको दावे के साथ बता रहे हैं। अरे 37,565 इनके भरे हैं, 9,328 आपके भरे हैं। कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं बंगाल में? 30,249 इनका भरा है। करीब 78,000 से 80,000 के बीच में ग्राम पंचायत है वहां पर। तो मैंने आपने केवल 9,000 में फॉर्म भरे हैं, बाकी सब छोड़ दिया। आज नहीं, कल मैंने बताया ना, कल सुबह तक की रिपोर्ट थी और कल और आज में हमारे लोगों का नामांकन हुआ है, तो वो रिपोर्ट आज मैं आपको कल सुबह दे सकता हूँ। चल ठीक। चलिए माखीजान साहब, उनने आंकड़े दिए हैं, अब क्या कहेंगे आप? त्रिपाठी जी, मैं तो आपके जो आंकड़े हुए ना आपके चैनल पे, मैं कल उन पर विश्वास करूंगा जी। ये अपनी बात में ही फंस रहे हैं। 9,000 हमने भरे हैं, 30,000 हमने भरे, 9,000 इनने भरे और कह रहे जीतेंगे हम। तो कैसे जीतेंगे जब इन्होंने फॉर्म ही नहीं भरे हैं? ये चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं है, तो कैसे जीतेंगे? मुझे इस पे नहीं, इन 2 दिनों में भर जाएंगे पूरे। आप 37,000 ही रह जाओगे और 79,000 पहुंच जाएंगे वो। इसका मतलब वो हमारे लोगों को बंद करके, उनके अपहरण करके, उनको अगवा करके, उनको मार पीट के फॉर्म भरेंगे। ये इनकी नीति है, ये इनकी स्ट्रेटेजी है, मैं तो ये मानता हूँ। जी। चले सत्यप्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर त्रिपाठी जी। सत्यप्रकाश जी, अब आपने सब अलग अलग सुन लिया, लेकिन एक कहावत है कि बुढ़िया मर गई उसका गम नहीं है, लेकिन गम इस बात का है कि मौत ने दरवाजा देख लिया। ये जो पंचायत चुनाव बंगाल में हो रहे हैं, ये जो पटना में कवायद की जाने वाली है, ये कहां तक इंगित करती है इस बात को कि एकता होगी या नहीं? त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जी। कि पहले तो यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा था, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं, फिर मैं आपके सवाल पर आता। देखिए, टोटल ग्राम पंचायत 3,317 है जी वहां पर जी, और जितने ग्राम पंचायत की जो सीट्स हैं यानी कि मेंबर्स की, वो सीट्स है 63,229 जी। 22 जिला पंचायत है और 22 जिला पंचायत में 928 जिला पंचायत सदस्य के इलेक्शन होने हैं जी। ठीक इसी प्रकार से वहां जो अपनी जनपद पंचायत कहलाती है, वहां पर पंचायत समिति कहलाती है जी। तो ये पहले तो आप ये क्लियरफाई कर ले कि इन लोगों को पता है कि कितनी सीट्स है, कितने क्या है, वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं जी।
अब कितने नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, वो आज लास्ट डेट थी, इसके बाद कल से कोई नॉमिनेशन होना नहीं है जी। देखिए त्रिपाठी जी, कोई भी इलेक्शंस हो, जितना छोटा होता है उतना ही टफ होता है जी। आप 2013 का रिजल्ट देखें, 2018 का रिजल्ट देखें, टीएमसी ने वहां पर रेस्पेक्टिवली 85% और 95% सीट्स पंचायत में जीती थी जी। और वायलेंस भी कई जगह हुए थे, रिपोर्टेड हुए थे। लेकिन जो आज का एनवायरमेंट है, जो आप कह रहे हैं, उस प्रश्न की तरफ मैं आता हूं। देखिए, इन चुनाव को लोकसभा चुनाव का कर्टेन उठाना, यानी कर्टेन रेजर के रूप में देखा जा रहा है राजनीतिक कॉरिडोर्स में। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है कि वेस्ट बंगाल हैज 42 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, द थर्ड लार्जेस्ट नंबर इन द कंट्री। तो इस सिचुएशन में आप देखते हैं कि 80, 48 और 42, तो सभी पार्टीज का फोकस इस स्टेट पर है। अब चूंकि वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी के पास है और ममता बनर्जी अगर कुछ पार्टिसिपेशन अपना 2024 में करना चाहती हैं, तो इन इलेक्शन से वो पूरा एक मैसेज स्टेट के अलावा जहां उनका माहौल है वहां देना चाहती है कि हम आज भी यहां इस स्थिति में मजबूत हैं। लेकिन जो वायलेंस है, वहां के हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने, आपको पता है, कहा है कि सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय किए जाएं। जी जी। तो सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करने की स्थिति शायद देश में किसी राज्य में अभी तक नहीं आई होगी, इन माय व्यू। हो सकता है कहीं सिचुएशन बनी हो, आई हो। ये हालात क्यों बढ़ रहे हैं? उसका कारण है कि ये पूरे इलेक्शंस केवल सिंगल फेज में है जी। ये कभी होता नहीं है जहां 42 सीट्स सॉरी लोकसभा की हो, 22 जिला पंचायत की सीट्स हो, वहां आप एक फेज में इलेक्शंस क्यों करा रहे हैं? एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरी चीज ये जाती है कि ये रास्ता कहीं ना कहीं लोकसभा की तरफ दिखाते हैं। अब आपने कहा कि ये जो दावे परदावे अपोजिशन पार्टीज के हैं, क्या इन इलेक्शन से वो दावे टूटेंगे नहीं जो आगामी समय में बिहार में सब लोगों का मिलना है जी। तो इससे देखिए ये चीज अलग है। यहां केवल और केवल ममता बनर्जी अपनी पार्टी, अपने अस्तित्व को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रही है। ये नेशनल पॉलिसी नहीं है, क्योंकि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में इलेक्शन होने हैं, ये कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए ये वहां अपनी मजबूती बनाने के लिए चुनाव है। ये नेशनल पॉलिसीज टीएमसी की मुझे नहीं दिखती है जी। लेकिन ये तय है कि जब वहां कोई दूसरी अपोनेंट पार्टी, आज की डेट में अगर कोई मेजर अपोनेंट पार्टी है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी है। तो ये फाइट जो है, जो बिटवीन दी भारतीय जनता पार्टी एंड टीएमसी है, ना कि दूसरी पार्टीज में। हालांकि वहां गढ़ माना जाता रहा है देश का वो दूसरा, दुनिया का वो दूसरा राज्य है जहां पर बिगर वायलेंस के कभी लेफ्ट की गवर्नमेंट बनती थी आफ्टर केरला, वो राज्य है। लेकिन आज वो किस हालात में जा रहा है, शायद ऐसा लगता है कि जो लेफ्ट का जो एक्सट्रीमिज्म है उसका रूप कहीं यहां देखने को मिल रहा है, भले ही सरकार तृणमूल कांग्रेस की है। तो ये हालात कहीं ना कहीं उनको कटघरे में खड़ा वहां की सरकार या ममता बनर्जी को करते हैं। लेकिन अब बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इसको इतना बल क्यों दे रही है। उसके पीछे सीधा सीधा कारण लोकसभा के इलेक्शंस हैं और इन इलेक्शंस के पहले बाद कोई दूसरे इलेक्शंस बीच में नहीं है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को एक मौका है कि अगर यहां वो अच्छा परफॉर्म टीएमसी की गवर्नमेंट में कर सकती है तो लोकसभा में एक अलग माहौल जाएगा। और ये माहौल बनाने का एक मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जिन राज्यों में जो बड़े राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में उसकी सीट्स बहुत ज्यादा है। आप देखिए कभी भी लगातार किसी भी चीज की स्थिति एक जैसी होना संभव नहीं है। अगर यहां कुछ थोड़ा सा धक्का लगता है, और महाराष्ट्र में तो धक्का लगने की स्थिति दिख भी रही है, तो ऐसे में जिन राज्यों में, जैसे साउथ के कई राज्य हैं, वेस्ट बंगाल है जहां पर असेंबली इलेक्शंस में उसको एक बड़ी बढ़त मिली भारतीय जनता पार्टी को, तो वहां उसको एक बड़ा स्कोप या पोटेंशियल दिख रहा है। इस पोटेंशियल के चलते वो इस चुनाव को इस माहौल की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे वहां की पब्लिक भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुके और कुछ सीट्स लोकसभा की पहले से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिले। लेकिन विपक्षी एकता में इस चीज का मेरे अनुसार कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने कह दिया, लेकिन जिस तरह से आपने ही कहा कि ज्यादा से ज्यादा वो अपनी
ताकत दिखाना चाह रहे हैं, और चूंकि ताकत दिखाएंगे तो निश्चित तौर पे अगर 90 से 95% पंचायत चुनाव में अगर उनका कब्जा होता है, तो जब सीट बंटवारे की बात आएगी कि कांग्रेस भी बोलेगी, सीपीआई सीपीएम भी बोलेंगी, तो 1-2 सीट दे करके उनको छोड़ दिया जाए। क्या प्रवेश जी, आपका क्या कहना है? सर बेसिकली पंजाब, जब मैं पश्चिम बंगाल की बात करता हूँ जी, तो इसकी राजनीति और हिंसा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जी। चाहे इसके इतिहास में चले जाएं तो ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने ये कैपिटल शायद इसीलिए शिफ्ट किया था, बट ठीक है। और ये कहा जाता है कि पंचायत चुनाव जो हैं, जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि लोकसभा इलेक्शन का काफ़ी कुछ रिफ्लेक्शन देते हैं जी। पश्चिम बंगाल में पंचायतों में जिस पार्टी का कब्जा होता है, ऐसा माना जाता है, उसका फ़ायदा लोकसभा चुनावों में या अगले आने वाले जो भी चुनाव हैं उनमें उस पार्टी को मिलता है जी। तो कहीं ना कहीं हिंसा इससे जुड़ी हुई है। और हिंसा का यदि मैं बात करूं तो इतिहास शर्मा जी ने बताया, बाकी लोगों ने बताया, ऐसा काफ़ी लंबा रहा। ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी इसकी शिकार नहीं हुई हैं। यदि आप इतिहास में जाएंगे तो निश्चित तौर पे ममता बनर्जी पर भी सत्ताधारी दल के लोगों ने हमला किया हुआ है, ये रिकॉर्ड में है। जी, और बिल्कुल न्यू जलपाईगुड़ी से वापस लौट रही थी तब उनके काफिले में हमला हुआ था, काफी जबरदस्त हमला हुआ था जी। तो ये जो चुनाव है इसमें निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को, जैसे शर्मा जी ने बताया, एक मौका दिख रहा है अपना वर्चस्व या अपनी मौजूदगी दर्शाने का। यदि वो वहाँ पे अच्छे नंबर ले आते हैं तो ये बहुत बिल्कुल सही बात है कि अगले लोकसभा चुनाव में इनको भारतीय जनता पार्टी के नंबर्स बढ़ने की पूरी संभावना है जी। हालांकि विपक्षी एकता का पंचायत चुनाव से बहुत ज़्यादा लेना देना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी कांग्रेस और टीएमसी हाथ मिलाएंगे ऐसे कोई आसार अभी तो समझ में नहीं आ रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी बहुत समय है, तो ये समय बताएगा कि क्या होता है। पर इतना ज़रूर है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जो पार्टी अपना कब्जा जमाती है या जो सीटें लाती है, आने वाले चुनाव में उसको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलता है। तो वैभव जी, जिस तरह से जो स्थिति है, हमारे सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, जो सामने बातें आ रही हैं कि पंचायत चुनाव में ये आगे की है कि जब सीट बंटवारा होगा, जिसका भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है कि ठीक है, ममता जी ने ही शुरुआत की है, नीतीश जी को कहा है कि आप वहाँ पे बिहार में इसकी शुरुआत करिए, क्योंकि जेपी आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ था और सक्सेस हुआ था। इन स्थितियों में उन्होंने ही कहा है, उसमें राहुल जी को भी आमंत्रित किया गया है, खड़गे जी को भी आमंत्रित किया गया है। इन स्थितियों में ये भूमिका बनाई जा रही पंचायत चुनाव में कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा 1-2 सीटों में समेट दिया जाए। हमारा अभी आज तक ना तो टीएमसी से कोई गठबंधन है, ना ही टीएमसी से फ्यूचर में क्या होगा ये तो मैं हम टीएमसी से गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, जिसको राहुल जी ने भी स्वीकार किया है। देखिए, विपक्षी एकता का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सेक्रीफाइस कर देगी। कांग्रेस पार्टी अपने जो है पूरे दमखम के साथ चुनाव नहीं, राहुल जी ने कहा है कि कम से कम 250 सीटों पे हम लड़ेंगे। मैंने तो नहीं देखा, 250 की तो बात ही नहीं आई कहीं पे भी। और दूसरी बात यह है कि मुझे इस स्टेटमेंट के बारे में राहुल जी ने कहीं औपचारिक तौर पे तो कहीं बोला नहीं है कि हम सिर्फ 250 सीटों पे लड़ेंगे। कम से कम 250 ही राहुल जी ने 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले कहा है। मैंने तो ऐसा कोई स्टेटमेंट पढ़ा नहीं। दूसरी बात यह है कि बंगाल में अभी तक जितने भी इलेक्शन माफ करिएगा, 350 सीट बोला है, 250 तो ममता जी ने बोला था कि 250 सीटों पे सीमित रहना चाहिए। राहुल जी ने 350 सीट बोली जी। ममता बनर्जी की अपनी स्ट्रेटजी है, कांग्रेस पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है जी। ममता बनर्जी की पार्टी एक रीजनल पार्टी है जी, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जी। तो हमें हर स्टेट की स्ट्रेटजी देखनी है, हर स्टेट पे फोकस करना है। और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी ये ममता बनर्जी से पूछ करके तो हम नहीं आगे बढ़ेंगे जी जी। हमारी क्या होगी वो हम लोग बाद में डिसाइड कर रहे हैं, बैठ के आपस में डिसाइड करेंगे ना। उसमें हमें विपक्षी और भी नेताओं के, ठीक है, अगर कोई हमारा एलाई है, हमें कुछ बता रहा है तो हम उसको सुनेंगे, समझेंगे और अगर जरूरत है तो उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन आगे आने वाले टाइम में क्या स्ट्रेटजी बनेगी ये तो मैं अभी नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ेगी, पूरे दमखम से लड़ेगी। और अभी हम सेकंड फेज शुरू कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का, तो हम लोगों का फोकस पे है। आने वाले चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पूरी पार्टी उसमें दमखम से लड़ेगी।
विपक्षी एकता का ये मतलब कहीं नहीं होता त्रिपाठी जी कि आप अपने आप को सर्वस्व निछावर कर दो और बाकी जो है सब माल दूसरे लोग बटोर ले जाए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कांग्रेस पार्टी का मजबूत जनाधार है, देश भर की पार्टी है, कोई ये रीजनल पार्टी नहीं है टीएमसी की तरह, किधर बंगाल में उसकी प्रेजेंस है। ठीक है, तो हमारा कहीं ऐसा कोई स्टेटमेंट, आपने बोला 250 सीटें 300 सीटें, मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी पिछली बार बंगाल में ज्यादातर सीटों पर लड़ी थी, क्योंकि हमारा लेफ्ट से भी गठबंधन नहीं था लोकसभा में, जितना मुझे पता है जी। तो हमारा लेफ्ट गठबंधन सिर्फ विधानसभा चुनाव में था, लोकसभा चुनाव में नहीं था। आगे आने वाले टाइम पे हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे या किसकी तरफ जाएंगे ये वक्त बताएगा। अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी टाइम ज्यादा है और अभी मैं इस बारे में कोई भी बात यहाँ पे नहीं कह सकता। देखिए, जो फार्मूला सामने आया वैभव जी, हमारी तो राहुल जी से सीधे बात हुई नहीं है, आप ही लोगों के मार्फत जो हम लोगों तक खबरें आई हैं वो आई हैं, उसमें आप 2009 का फार्मूला लेकर के चल रहे हैं कि 2009 में कितनी सीटों पर कांग्रेस जीती थी और कितने पे नंबर 2 पे रही है। उसके अनुसार आप कम से कम 350 से 365 सीटें, ये राहुल जी की तरफ से ही बने, वहीं से खबर आई है कि 350 से 365 सीटों पे आप समझौता करेंगे, लेकिन ममता जी कह रही हैं 250 से ज्यादा नहीं। ये हम उस फार्मूले की बात कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी अपना जो है अपना सजेशन दे सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी को ममता बनर्जी का जो है सजेशन ले ले। भाई हमारी पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, ये राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, CWC की बैठक होगी, हम हर स्टेट का फॉर्मूला देखेंगे, हर स्टेट में क्या स्ट्रेटजी है वो देखेंगे। हम कोई ममता बनर्जी जी के उनके अनुसार तो नहीं चलेंगे। ठीक है, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, उनके हिसाब से वो ठीक है, लेकिन अब रीजनल पार्टी को इतना स्पेस दे देंगे तो फिर नेशनल पार्टी क्या वहां पे क्या कोई लूडो खेलने जा रही है क्या? हाँ, लूडो तो नहीं खेलने जा रही, ना घास छीलने जा रही है निश्चित तौर पे, लेकिन जो पटना में, जो बिहार में जो सम्मेलन महाकुंभ होने जा रहा है, इस स्थिति में जो आप बात कर रहे हैं, फरीद जी बात कर रहे हैं, उससे माखी जानी जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। त्रिपाठी जी, जितना मुझे आइडिया है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा, उसमें राहुल गांधी जी नहीं जा रहे, जितना मुझे पता है, ना ही उसमें खड़गे साहब जा। चलिए, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। ये जो हम लोगों के पास खबरें आ रही भाई, मीडिया गरीब की गाय है, जो खबरें आती दे देता है, सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो मीडिया भ्रमित कर रहा है, जैसा कि फरीद जी कह रहे हैं कि कुछ मीडिया को पॉकेट में लेकर के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जो खबर आती है सर वो ठीक है, आपके पास जो खबर आ रही होगी वो ठीक है, इनवाइट किया गया है, विपक्षी पार्टियों का सम्मेलन है, सब ठीक है, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ना तो खड़गे साहब अध्यक्ष जी जा रहे हैं, और ना ही जितना मुझे पता है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी नहीं जा रहे, जितना मुझे पता है। बाकी आगे लोकसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी 10 महीने बाद है लगभग चुनाव, तो अभी किस तरफ ऊंट करवट लेगा वो अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे और आई होप सो कि मोर देन 400 सीटों पे चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। अलाइज में हमारा डीएमके अलाई है, जो परमानेंट अलाई है डीएमके, तो हमारा परमानेंट अलाई है, जेएमएम हमारा परमानेंट अलाई है, वो उसके साथ हमारा गठबंधन जहाँ चल रहा है वहां ठीक है। बाकी आरजेडी हमारा अलाई है, उसको मान सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के साथ हमारा कोई भी अभी गठबंधन किसी भी रूप में, ना तो औपचारिक तौर पे ना अनौपचारिक तौर पे। चलिए फरीद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? फरीद जी, ममता जी ने भी कहा है, ये तो विपक्षी एकता जिस तरह से पंचायत चुनाव बंगाल में हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस और आप मिलकर लड़ पाएंगे, लेकिन बीजेपी आरोप लगाए, ठीक है कि आप लोग लोकतंत्र की पश्चिम बंगाल में हत्या कर रहे हैं। कांग्रेस भी आरोप सीधे लगा रही है कि पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में हत्या की जा रही है लोकतंत्र की। किसी देश में केंद्र का बल भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, जब से टीएमसी की सरकार आई है तब से ये स्थितियां हुई हैं। देखिए, कांग्रेस भाई साहब जैसा भी बात कर रहे थे और आपकी बात का भी मैं जवाब देते हुए बोलता हूँ कि कांग्रेस के सर्टिफिकेट की तृणमूल कांग्रेस को जरूरत नहीं जी। तृणमूल कांग्रेस बनी ही थी कांग्रेस को छोड़कर, इसलिए कि ये लोग सिर्फ सीपीएम की दलाली करते थे, सीपीएम के साथ आठ गांठ करके लोगों को मरवाते थे और कुछ नहीं। जब हमने इनकी पार्टी को छोड़कर, हम लोग भी कांग्रेस ही करते थे, हमारी नेत्री भी कांग्रेस करती थी, वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी छोड़कर आए थे और हमने लड़ाई लड़ी सीपीएम की। 34 साल के किले को तोड़कर हमने यहाँ पर रास्ता जी। तो हमें कांग्रेस से सबक लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस इसी अहंकार में चूक है कि मैं राष्ट्रीय पार्टी हूँ, मैं 135 साल की पार्टी हूँ और ये रीजनल पार्टियां हैं। अगर कांग्रेस को सरकार में आना है या हम सबको मिलकर सरकार में आना है तो कांग्रेस को अपना ये अहंकार छोड़ना पड़ेगा जी। रही बात
जो इनके अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजीत चौधरी जी। जी, उनके रहते रहते तो यहाँ पर एक काउंसलर की सीट भी आना मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। और इनसे हम क्या सबक लेंगे? अभी सागर दिघी मॉडल की जो बात करते हैं, ये सागर दिघी मॉडल में मुर्शिदाबाद में एक जो सीट इन्होंने जीती थी, जो हमसे बोल रहे हैं, तो इनके एमएलए को भी हमने ले लिया। तो ये इन्होंने टीएमसी में बीजेपी, आईएसएफ और बीजेपी ने साथ मिलकर वो सीट लड़ी थी। तो आज हम कांग्रेस के चरित्र पे क्या बात करें? तो इसलिए उस पर हम कोई बात करना ही नहीं चाहते हैं। और अगर भाड़े का लिया हुआ टट्टू तुम कहीं से और लेके उस पर अपना ठप्पा लगा कर रखोगे तो वो तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो उस इंसान ने इनकी पार्टी छोड़ दी और उसने हमारे पास आने का आग्रह किया और हमारी पार्टी के नेताओं ने लिया है। इससे दुश्मनी क्या है? खान साहब, मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा का आदमी था जिसको टिकट देके इन्होंने चुनाव लड़ाया और जीते? जी जी, वो एक इंडिपेंडेंट आदमी थे। उनकी कभी उन्होंने कोई पार्टी नहीं की थी। उनको इन्होंने अपना टिकट दिया, उनसे लड़वाया और उनको सपोर्ट किया। और उन्होंने खुद कहा है कि मेरी जीत में कांग्रेस का कभी कोई हाथ था ही नहीं। आप उनसे खुद पूछिए या उनका बयान देख लीजिए। तो फिर कांग्रेस की टिकट पंजे पे लड़े क्यों वो? अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। हमारे पास वो आए थे, हम लोगों ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, तो उन्होंने वहां से जाके लड़ा। और हमारे जो लोग, हमारे कुछ एक कैंडिडेट के खिलाफ थे, हमारे कुछ लोग हमसे ही कुछ खफा थे, तो उन्होंने खुद कहा कि हमें तो जिताने में खुद तृणमूल वालों का ही हाथ। ये उनका अपना बयान, हमारा नहीं। खान साहब, आप पश्चिम बंगाल के और हमारे जेडीयू के प्रवक्ता जो बात कह रहे थे कि बंगाल में 34 साल में उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा, तो मैं उनको बता दूं कि बंगाल के लोग शुरू से ही प्रतिवादी और प्रवृत्ति के लोग रहे। देखिए, कहीं पर भी मौत हो, हत्या हो, ये दुखदाई है, निंदनीय है, ये कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। इसका हमें भी अफसोस है जी। लेकिन ऐसा हुआ है, जो मैं आपको बोलना भूल, एक कांग्रेस के प्रत्याशी की आप बात बता रहे थे, वो प्रत्याशी नहीं थे, एक कर्मी थे। और उनका आपसी घर के रंजिश की वजह से, क्योंकि एक ही परिवार के दो लोग, वो चाह रहे थे कि टिकट हमको मिले, वो चाह रहे थे टिकट हमको मिले, उनमें उसका उनकी एक हत्या हुई। तो उससे आपको बोलने में भूल, जो मैं समझ नहीं पाया आपके सवाल जी। तो ये है चीज यहाँ पर। और बंगाल में बोलते हैं जुल्म नहीं हुआ। अगर हमारी नेत्री से पूछा जाए, हमारी नेत्री में जो जो जुल्म नहीं हुए, कहते हैं कि हमारी नेत्री की बॉडी में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर मार के दाग नहीं। उन पर कितने बार गोली चलाई गई, उन पर कितने बार कत्ल करने के लिए साजिश की गई, वो कोई समझे बताती है। आज हमारी नेत्री ने जिस तरह के अत्याचार सहे हैं, शायद हिंदुस्तान में किसी नेता ने ऐसे अत्याचार सहे होंगे। रही बात विपक्ष की एकता की, तो हम तो ताल्लुक निभाने में लगे हैं, ताल्लुक निभाएंगे। अगर कोई नहीं निभाना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी। लेकिन बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे खान साहब आपसे, आप जिसके लिए अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि इस तरह की हिंसक घटनाएं नहीं होनी चाहिए। 2013 में 39 लोग मर गए, 2018 में 21 लोगों की हत्या हो गई। इसका दोषी कौन है आखिर? जब से टीएमसी सरकार आई तब से हो रहा। बहुत संक्षेप में जानना चाह रहे हैं। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, 2003 में 76 लोगों की मौत हुई थी, 2008 में 30 लोगों की मौत हुई थी जी, 2018 में 23 लोगों की मौत हुई थी, और 2018 में हम सरकार में थे। उसके बाद भी हमारे एक कैंडिडेट के हस्बैंड को घर से तान कर, घर से खींच के लाके बाहर में मारा गया था। हमारे सपोर्टरों के घर चलाए गए थे। तो ये बंगाल की सीपीएम अपने 34 साल में एक ऐसा तौर तरीका तैयार करके चला गया है कि लोग इस तरह प्रवृत्ति के हो गए। हमारी सरकार के साथ हमारे 23 लोग मारे गए जी। मैंने पश्चिम बंगाल के लोगों का सगल बन गया है कि बिना हिंसक घटनाओं के चुनाव होने नहीं है। बंगाल हम तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये अपोजिशन वाले जो आपके तब वहां पे ये विपक्ष ने ये नहीं देखता कि हमारी नीति क्या है। इनका है कि किस तरह से ममता बनर्जी को बदनाम किया जाए, किस तरह से ममता बनर्जी को कमजोर किया जाए। ये बीजेपी टीएमसी को दबाने के लिए कांग्रेस और आईएसएफ सबको साथ लेकर हमको किस तरह से बदनाम किया जाए, ममता बनर्जी को किस तरह से कमजोर किया जाए, उसका ये काम करता है। कि नैतिकता के हिसाब से तो मुझे लगता है कि इन लोगों का कभी भी साथ देना ठीक नहीं। चलिए बाकी जानी साहब, क्यों बदनाम कर रहे हैं साहब आप लोग ममता जी को? बहुत सीधी महिला है वो। पूरा देश जानता है कि बहुत ही सीधी सादी महिला है जी। और अभी के आपके विजुअल बता रहे हैं जी, इतनी सीधी है कि उनके मंत्रियों के प्लेट से करोड़ों हजारों करोड़ों पर निकलते हैं उनके यहाँ से तो नहीं निकले ना। अभी अपने थोड़ी रखते हैं, इतनी समझदार तो है, अपने नहीं रखेंगी जी। अपने भतीजे क्या रखेंगी, अपने मंत्री क्या रखेंगी, मंत्रियों में बांटेंगी। इतनी सीधी महिला है वो। हाँ, उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा अपनी मंत्री को कि आप गर्लफ्रेंड भी बना लो।
ये तो नहीं कहा अधिकृत होगा। बयान तो ऐसा है, उनके बारे में अधिकृत बयान तो वैभव जी दे पाएंगे जी क्योंकि बहुत सारा समय उन्होंने कांग्रेस में काटा है, जी। वहां से निकल कर टीएमसी बनाई है। तो वैभव जी से पूछे कितनी सीधी महिला है। नहीं नहीं, आपने कहा कि हमें- वो पैसा मंत्री के यहाँ रखा है, अपने पास नहीं रखा, तो उन्होंने तो ये नहीं कहा होगा कि गर्लफ्रेंड के यहाँ आप रख देना। तो उनके बिना पूछे और ये सारे काम हुए होंगे, बिना उनके साइन के कोई काम हुए होंगे क्या, बिना उनकी जानकारी के काम हुए होंगे क्या? जी। ये सब नेताओं की जानकारी में रहता है जी कि उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, उनके पास कितने पैसे हैं। जब उन पे हिस्सा नहीं पहुंचता है तो उन्हीं पे वो छापा पड़वा देते हैं, जी। है ना। हमारी नजर में तो कि लोकतंत्र की हत्यारी नंबर 1 ममता बनर्जी है, और विघटनकारी वो तत्व है। वो पश्चिम बंगाल को देश से अलग करना चाहती है और वहां की प्रधानमंत्री बनना चाहती है, इसीलिए रोहिंग्या को आरक्षण देती है, माओवादियों से संपर्क करती है, उनको यूज करती है, उनका उपयोग करती है। अब देखिए ना, जी आज ये सवाल क्यों उठा है, किसी और राज्य के बारे में क्यों नहीं उठा है? जी तो चुनावी हिंसा अब चलती थी कि हम पेटी पे कब्जा कर लें, मशीन पे कब्जा कर लें, बीएलओ को हाई कर लें, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि आप नॉमिनेशन भरने ही नहीं दे रहे हैं। हार की इतनी चिंता, हार का इतना भय। अच्छा, अभी से आपको परिणाम दिख रहे हैं क्या? अभी से आपको परिणाम दिख रहे हैं? ये उनकी एक्टिविटी परिणामों को दर्शा रही है जी। वो कितना डरी हुई है। चलिए, क्या कहेंगे वैभव जी? बहुत डरी हुई है क्या? सही में डरी हुई है बीजेपी से? अभी जो हमारे फरीद भाई साहब कह रहे थे, तो उनकी लैंग्वेज बता रही थी कि वो कह रहे हैं भाड़े का टट्टू, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, वो भी एक चैनल डिबेट पे, तो ये शोभा नहीं देता भाई साहब जी। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, कोई डरा हुआ है नहीं डरा हुआ है, ये तो मैं बात की बात कहूंगा, लेकिन जो गुंडागर्दी का लेवल है वो बंगाल में ज्यादा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भाई साहब कह रहे थे हमें कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के दम पे ही तो ममता बनर्जी खड़ी हुई है। मैं इनको बोलना चाहता हूँ फरीद भाई साहब को, कांग्रेस ने ममता बनर्जी साहब मैडम को बनाया है, कांग्रेस वालों ने ही उनको मंत्री भी बनाया था, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था जी। कांग्रेस की दम पे ही वो बंगाल में आज इतनी फेमस चेहरा बनी, वरना उससे पहले ममता बनर्जी अगर खुद की पार्टी बनाती और अगर फिर प्रयास करती तो शायद बंगाल में आज तक खुद भी एमएलए नहीं बन पाती, क्योंकि कांग्रेस में रही इसीलिए फेमस हो गई, चाहे वो थे या शरद पवार साहब थे, ये सब कांग्रेस से निकल के गए। और कांग्रेस को ये था कि कांग्रेस का ही वोट बैंक आज आपके साथ है बंगाल में जी। उसके अलावा मैं ज्यादा कुछ इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि कांग्रेस के ही दम पे आज ममता बनर्जी बंगाल में शासन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस वालों ने ही ममता बनर्जी को इतना मौका दिया कि वो नरसिंहा राव गवर्नमेंट में मिनिस्टर थी, जितना मुझे पता है। राजीव गांधी जी के समय में 1984 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, जीती थी, और उसके बाद मिनिस्टर भी बनी, प्रदेश अध्यक्ष रही बंगाल की। तो फिर कांग्रेस ने आप आज जो कह रहे सर्टिफिकेट की जरूरत, अटल जी की सरकार में भी थी, अटल जी की सरकार में भी मिनिस्टर रही जी। उसके बाद आप खुद देखिए, आपकी टीएमसी की स्थापना शायद 97-98 में हुई है जी, ठीक है। तो जो और वो 1984 में फर्स्ट टाइम एमपी बन गई थी। 1984 में जब इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ उसके बाद वो बन गई थी, एमपी बन गई थी साउथ कोलकाता जी। तो ममता बनर्जी की जो विचारधारा थी वो कांग्रेस ही थी, लेकिन जैसे ही वो टीएमसी बन गई उनकी कौन सी विचारधारा है आई डोंट नो कि उन्हें क्या समझ में आता। उन्हें बस ये समझ में आ रहा है कि गुंडागर्दी से किसी को अगर आप लोकतंत्र को मारना चाहते हो, अपोजिशन को खत्म करना चाहते हो, अपोजिशन का नॉमिनेशन भी फाइल नहीं करने देना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर डर है। आप लोकतंत्र तांत्रिक देश में रह करके किसी अपोजिशन वाले का क्यों नहीं नॉमिनेशन फाइल होने दे रहे हैं? आप फाइल होने दीजिए, फिर देख लीजिए अगर आपको जनता इतना पसंद करती है, जनता इतना समझती है, आपको खुद ही वोट दे देगी। आपकी योजनाएं इतनी अच्छी, आपको डर किसका? सांच को आंच नहीं, आपको डर किस चीज का है? अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप आगे बढ़िए। और आज पहली बार बता रहा हूँ त्रिपाठी जी, मैंने जिंदगी में नहीं सुना कि ये पंचायत इलेक्शन में कभी भी सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ हो जी। मैंने तो सुना भी नहीं है कभी आज तक, इतने साल हो गए पॉलिटिक्स में, मैंने किसी स्टेट में ये सिचुएशन नहीं देखी कि सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत पड़ रही है एक ग्राम पंचायत और नगर पंचायत जैसे चुनावों के लिए। आश्चर्यजनक बात तो वैभव जी है जो सत्यप्रकाश जी ने कही है, और सही भी है कि एक चरण में पूरे चुनाव हो रहे हैं। एक सेकंड त्रिपाठी जी, इन्होंने ये बोला हमारे एमएलए खुद चले गए, जबकि एमएलए पे दबाव डाल करके इन लोगों ने अपने साइड किया है। वो एमएलए, हमारा एमएलए इनकी तरफ इसलिए गया क्योंकि अगर वो जानता है कि इनकी तरफ नहीं जाएंगे तो कैसे दबाव डाल करके वो किया जाएगा। अभी एक बीजेपी के नेता हमारे भाई साहब कह रहे थे
एक जगह पोस्टर लगा दिए गए, वो मैंने भी न्यूज पढ़ी, यहाँ टीएमसी ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज हत्या कर देंगे। मतलब ये लोकतंत्र में जी रहे हो या भाई साहब जो है कि हम कोई ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ कोई शरिया वरिया कानून है? ऐसा तो नहीं है ना। हम तो लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं जहाँ पे सबको बोलने का हक है, सबको चुनाव लड़ने का हक है, सबको वहां पे जो है नॉमिनेशन फाइल करने का हक है। तो आप वो करने क्यों नहीं दे रहे? जब आपको इतना ज्यादा वो है, अपने आप कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हो? चलिए बहुत जी, समय कम है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। सत्यप्रकाश जी, ये पंचायत चुनाव के परिणाम जो बंगाल के आएंगे वो किस ओर इशारा करेंगे? राजनीति की धुरी किस ओर जा रही है बंगाल में? बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन इलेक्शंस को देखो, मैं आपका आज का जो बैनर है, आपने जो पोस्टर बनाया है, उसमें आपने ममता बनर्जी के पैरेलल अमित शाह जी को रखा है जी। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये सत्य है जी, ये दिख रहा है जी। वहां पर जो लड़ाई है वो मेनली टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई है जी। और ये लड़ाई को जो नेशनल न्यूज बनाया जा रहा है, आप देखिए किसी भी राज्य में पंचायत पोल्स को नेशनल डिबेट में जरा सी जगह मिलती है जिस पर पूरे देश में आज हर अखबार में छप रहा है, नेशनल अखबारों में छप रहा है। तो इसका कारण क्या है? आप देखिए कि ये जो दोनों पार्टीज हैं, वो पार्टीज वो भी और ये भी इस प्रयास में है कि इसके मार्फत जो रिजल्ट आएंगे जी वो कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शंस के देश के लिए नहीं, वेस्ट बंगाल के लिए लिटमस टेस्ट तो होंगे ही होंगे जी। तो इसलिए ये प्रयास दोनों के चल रहे हैं। देखिए, आपको मैं बार बार कह रहा हूं ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहां जबरदस्त पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि जब जिसकी इतनी कम सीट्स होती थी वहां उसने इलेक्शंस में असेंबली में इतनी सारी सीटें जीतनी, तो उसको तो पोटेंशियल दिख रहा है। तो उसे तो वो 42 सीट दिख रही, अगर 42 में उन्होंने आधी भी प्राप्त कर ली तो ये उनकी बड़ी सफलता ही तो होगी। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इस चुनाव को दोनों पार्टी नेशनल खबर बनाने के प्रयास में है, जिससे एक ऐसा संदेश जाए जो कहीं ना कहीं 2024 के रास्ते को दोनों पार्टी को अपने अपने तरीके से सपोर्ट या सहयोग करे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रवेश जी, चलते चलते इस पूरे जो डिस्कशन हुआ उसमें आपकी संक्षिप्त टिप्पणी चाहिए। देखिए सर, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पे उठाना, कहीं ना कहीं ये बात मैं सहमत हूँ शर्मा जी से कि भारतीय जनता पार्टी अपना भविष्य देख रही है। लोकसभा में 40 सीटें ना सही 25 या 26 या 30 का आंकड़ा भी पार कर ले तो एक ट्रिमेंडस अचीवमेंट होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए जी। वहीं कांग्रेस देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी स्टैंड कर रही है, बस वो अपनी प्रेजेंस मार्क कर रही है लोकसभा में बताने के लिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल में यदि पंचायत चुनाव की बात करूं तो टीएमसी काफ़ी हावी होने की संभावना भी दिख रही है, क्योंकि कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, सत्ताधारी दल का प्रभाव कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में पड़ता है। पर इस चुनाव में जो हिंसा की बात बहुत उठ के आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे 2018 के चुनाव रहे हों, चाहे उसके पहले 2013 के चुनाव रहे हों, चुनाव के दरमियान लोगों की मौत हुई है और चुनाव के बाद भी मतलब बम फेंके गए हैं, रेप तक हुए हैं और राजनीतिक हत्याओं के लिए भी पश्चिम बंगाल काफ़ी चर्चित रहा है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो एनसीआरबी के आंकड़ों पे आप देखेंगे तो 2010 से शायद 2019 तक देश में नंबर 1 था, उसके बाद बिहार था जी। पर इतना ज़रूर है कि इस पश्चिम बंगाल के जो पंचायत चुनाव हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना एक ईस्टर्न एरिया में प्रभाव छोड़ना चाहती है और जैसा कि विधानसभा में नो डाउट एक अच्छे नंबर्स वो लेके आई है, इसी तर्ज पे वह लोकसभा को भी टारगेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पंचायत चुनाव में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शायद नहीं मानते होंगे, पर उनका टारगेट जो है वह आगे है, क्योंकि ये कहा जाता है, मैंने पहले भी कहा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जिसका झंडा गड़ गया या जिसकी जीत हो गई, कहीं ना कहीं लोकसभा में उसका प्रतिफल उसको ज़रूर मिलता है। चल, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, फरीद जी आपका, वैभव जी आपका और वाकी जानी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना मूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष के कार्यकर्ताओं के बीच मचे घमासान की और उस पर उठ रहे सियासी बयानों के बवाल की। एक और जहां टीएमसी आरोप लगाती है कि देश में मोदी सरकार ने लोकतंत्र समाप्त कर दिया है, तो वहीं मौजूदा स्थिति में बंगाल में जो घमासान
देखने को मिल रहा है, उससे तो यही लगता है कि लोकतंत्र की मर्यादा का बंगाल सरकार भी पालन नहीं कर पा रही। यह तो अभी नामांकन दाखिल करने के समय का नजारा है। ऐसे में जब मतदान और मतगणना की बारी आएगी तो स्थिति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये बहुत जरूरी है कि चुनावी हिंसा पर नियंत्रण के लिए न केवल राज्य सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी निर्णायक कदम उठाने चाहिए। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो तुरंत फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।